गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। मेरे प्यारे बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके अंतर्गत जो भी आपका सिलेबस मेंशन था वो सारा का सारा मैं पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज को। एनवायरमेंटल स्टडीज जिसे हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, जो अपने आप में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत सारे और सब्जेक्ट शामिल होते हैं। कई सब्जेक्टों का ये संयोजन है और एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, जो आपके सिलेबस में पहली बार जोड़ा गया है। खासतौर पे ग्रुप 56, ग्रुप 57 और टीजीटी वाले जो बच्चे हैं वो पहली बार ईवीएस पढ़ रहे होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे होंगे। तो एनवायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत आपका कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, सिलेबस में जो जो टॉपिक आपके मेंशन है, ये हम कहां से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे काफी दिनों से कंफ्यूज भी हो रहे थे, तो उनकी कंफ्यूजन मैं आज पक्का दूर करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ईवीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन करके दिए गए हैं, सबसे पहले आपको उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है, उन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि एग्जाम के अंदर जो कम समय बचता है उस कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें। मेरे बच्चों, ये जो एचएसएससी ने ग्रुप 56 और 57 के अंदर सिलेबस आप लोगों के लिए डाला है, तो ये डाला कहां से है, वो किताबें भी आज मेरे पास हैं। ठीक है, काफी टाइम मेरे को लगा है, कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके ये किताबें जो हैं वो मेरे पास पहुंची हैं। तो आसपास से नहीं डाला गया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई जिस शहर में आप रहते हैं वहां से वो किताब उठाई और उसी से सेम डिट्टो ये सिलेबस आपका चिपका दिया एचएसएससी ने। एचएसएससी हर बार बहुत दूर जाता है, ठीक है, मतलब हरियाणा से बहुत दूर दूसरे स्टेट के अंदर घुसता है और वहां से बच्चों ये टॉपिक्स उठाए जाते हैं, ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जो आपके पेपर में आप लोगों को पहली बार जब नजर आते हैं तो खतरनाक तरीके से नजर आते हैं और आपको वो पेपर फिर मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ईवीएस का जो सिलेबस आप लोगों के लिए डाला गया है, जो टॉपिक उसके अंदर मेंशन किए गए हैं, पहले ये भी क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी किताबों से ये टॉपिक डाले गए हैं, और वो किताबों से ही मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। 17 चैप्टर हैं मेरे प्यारे बच्चों। 17 के 17 चैप्टर यदि आप मेरे साथ एग्जाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जिस किताब से ये टॉपिक सेम टू सेम डिट्टो आपके सिलेबस के अंदर चिपकाए गए हैं, उन्हीं किताब से बहुत अच्छे तरीके से समझ के आप लोगों को समझाने का मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। आपके सामने ये भी बताऊंगा कि देखिएगा ये विषय सूची है और ये आपका सिलेबस है जिसके अंदर ये चीजें मेंशन की गई हैं। और मान के चलिएगा कि यदि एचएसएससी ने जो सिलेबस मेंशन किया है, जो नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, नए सब्जेक्ट के अंदर जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं, यदि उस किताब से ये सेम डिट्टो उठाए गए हैं और उसी किताब से यदि पेपर बनेगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक क्वेश्चन भी आप लोगों का मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं 3-4 किताबों को मैं अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैंने पहले बहुत अच्छे से इनको समझा है और उसके बाद मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज से अपना ईवीएस है। साफ तौर पे मैं ये भी बता देता हूं कि जो भी आपके आसपास के बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है, और जिनको ये नए सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने हैं, तो वो एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर आ सकते हैं। और एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर इस बैच के जो रजिस्ट्रेशन है मेरे प्यारे बच्चों में मैं कर रहा हूं बंद, और ये कर रहा हूं संडे के दिन। ठीक है, तो संडे से पहले आप लोग इस बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने तो कर रखा होगा, और आपके जो और दोस्त हैं जो लाइब्रेरी में है, तो उन तक भी आप मैसेज पहुंचा सकते हैं जिन बच्चों को ये नए सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जो जो सिलेबस के अंदर मेंशन है, जिस किताब से उठाया गया है, उसी किताब का एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं कवर अप करवाने वाला हूं। तो कम समय में बेहतर आउटपुट आप लोगों को इस तरीके से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है पहली किताब। ठीक है, पहली किताब का ये विषय सूची है, जहां से सेम टू सेम डिट्टो एचएसएससी ने ये सिलेबस आप लोगों के लिए छापा है। ठीक है, तो मेरे को 5-7 दिन लगे हैं कि एचएसएससी ने ये जो नए टॉपिक घुसाए हैं, ये भाई साहब लेके कहां से आई है।
कौन सी किताबों से इन्होंने ये टॉपिक उठाए हैं, ठीक है, और सेम टू सेम डिट्टो मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक उठा दिया। एचएसएससी ऐसा अक्सर करती रही है, ठीक है। पहले के पेपरों में भी आपने देखा होगा कि जो दूसरे राज्यों के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, सेम टू सेम वो पेपर उठा के दे देती है, उस पेपर का एक सेक्शन उठा के दे देती है। सेम यहां पर मेरे बच्चों एक बार फिर एचएसएससी ने किया कि जो एनवायरमेंटल आपका स्टडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके अंदर मेरे बच्चों सेम टू सेम वो टॉपिक डाले गए हैं जो इस किताब के अंदर है, ठीक है। यही वो किताब है जहां से वो डाले गए हैं सारे के सारे आपके टॉपिक, और यही वो किताब है यदि क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और खास तौर पे क्या होगी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन भी दूंगा। मतलब पहला टॉपिक अपना आज जो हम शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक, पर्यावरण अध्ययन का बच्चों हम बात करेंगे बहुविषयक प्रकृति, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति पहला हमारा टॉपिक होगा। यह टॉपिक हमारा 2 दिन में कंप्लीट होगा, और इसके बाद मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में दूंगा, और यकीन कीजिएगा कि वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, ये है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये है सेकंड आपका चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं। तो मेरे बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके बाद मिनरल एंड फूड रिसोर्सेज है। तो आगे आप देख सकते हो मिनरल एंड फूड रिसोर्सेज सेम डिट्टो सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। और पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूं हरियाणा के अंदर की इसी किताब से उठाया गया है, सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आएंगे सेम टू सेम डिट्टो इसी किताब से, और इसी किताब से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयारी करवाने का काम करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा मेरे बच्चों एनर्जी एंड लैंड रिसोर्सेज, यहां पे है एनर्जी एंड लैंड रिसोर्सेज। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी यही है एनर्जी एंड लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा बिल्कुल कोमा के बाद अगला क्या है, इकोसिस्टम। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया होगा ये देख के कि हम एक अच्छी जगह जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम एक अच्छी जगह जुड़े हुए हैं कि जैसा इस किताब के अंदर बच्चों विषय सूची है, ऐसे ही कंटेंट आप लोगों का, ऐसे ही सेगमेंट आप लोगों का सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो आप लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना कि मैं बहुत अच्छी जगह जुड़ा हुआ हूं। हम गलत डायरेक्शन के अंदर निशाना नहीं साधेंगे, बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर निशाना साधेंगे। हम गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ के तैयारी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक सही ट्रैक के ऊपर चलते हुए हम प्रिपरेशन करते हैं, और यही मेरा मोटिव रहता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर आके आप लोगों को पर्यावरण की क्लासें दे रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि ये टॉपिक कहाँ से उठाए गए हैं। क्या आप पर्यावरण के अंदर पढ़ाए जा रहे हो, वहां से कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता है ना। अब मेरे से बच्चे मैसेज कर करके ये पूछना स्टार्ट कर देंगे कि सर ये कौन सी किताब है। तो ये एक किताब नहीं है, ये 3 से 4 किताबें हैं, ठीक है। 3 से 4 किताबों से ये टॉपिक उठाए गए हैं, और आप लोग इन किताबों को डायरेक्ट नहीं पढ़ पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तो उसे रटना बोलते हैं, जब समझ के आप उस चीज की रिविजन करोगे तो उसे सीखना बोलते हैं, और आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, एक एक टॉपिक भी तुम उठाओगे, इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की पता नहीं हजारों किताबें आपके सामने आ जाएंगी, तो क्या तुम 1000 किताब पढ़ लोगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं गाइड करूंगा, टेंशन मत लेना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाऊं, जितनी भी बातें यहाँ कवर करवाऊं, बस उसी के ऊपर आप भरोसा करके तैयारी कर लेना। कम समय में ज्यादा आउटपुट आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर आती हुई नजर आएगी। चलेगा, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गलत डायरेक्शन में मैं आप लोगों की कभी भी तैयारी नहीं करवाता हूं, ठीक है। बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन में, पहले मैं समझता हूं, उसके बाद तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैंने इस कंटेंट को ढूंढा है, अब तुम्हारे लिए मैंने आसान कर दिया है कि जैसा जैसा मैं करवाऊं उसको तुम फॉलो कर लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी आउटपुट आती हुई नजर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। पहला जो हमारा यहां पर टॉपिक मेंशन है, जैसा जैसा सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन है ऐसे ही हम सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले 17 से 18 आपके चैप्टर बनेंगे। 17 से 18 चैप्टर लगभग 20 से 25 दिन में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज हम पढ़ने जा रहे हैं। आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर फटाफट कराओ फटाफट कराओ। फटाफट कराने से सिलेक्शन नहीं आएगा,
आराम से अच्छे ढंग से करने से सिलेक्शन आएगा बच्चों, ठीक है। पेपर से पहले हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लो, बस आप लोग तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो जितना करवाता हूं। एनवायरमेंटल स्टडीज, हिंदी में बोलेंगे पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। तो आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक यही मेंशन है, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। एक बार ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट हम बोलते हैं, ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, और यदि ये पर्यावरण है तो इस पर्यावरण के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग लोगों ने क्या बताने का काम किया, इसकी अलग अलग परिभाषाएं जो देने का काम किया है, कौन से व्यक्ति ने पर्यावरण की कौन सी भाषा दी, कौन सी परिभाषा दी, कौन सी डेफिनेशन दी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, पर्यावरण से अभिप्राय क्या होता है? पर्यावरण से अभिप्राय होता है हमारे चारों ओर फैला हुआ बच्चों वातावरण और परिवेश जिसके अंदर हम रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो हमारे चारों ओर फैला हुआ जो वातावरण है, जो परिवेश है, जिससे हम घिरे हुए हैं, जिसमें हम रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसी परिवेश को, इसी वातावरण को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण हम बोलते हैं, ठीक है। प्रकृति के अंदर जो सारे के सारे आपके जैविक और अजैविक घटक विद्यमान है मेरे बच्चों, ठीक है, वो सारे के सारे घटक मिलकर ही पर्यावरण की क्या करते हैं? रचना करते हैं। जैविक घटकों का मतलब है जिसके अंदर जीवन है, मतलब जीव जंतु की हम बात कर रहे हैं। अजैविक घटकों का मतलब है जैसे आपकी वायु है, जैसे आपका स्थल है, जैसे आपका जल है, जैसे आपका सूर्य प्रकाश है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कौन से घटक होंगे? अजैविक घटक होंगे। ये सारे के सारे ही पर्यावरण के आपके क्या होते हैं? घटक होते हैं, और ये पर्यावरण के घटक मिलकर ही क्या करते हैं? इसकी रचना करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सारे के सारे ब्रह्मांड के अंदर, यदि हम यूनिवर्स की बात करें तो ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां जीवन जीने के अनुकूल परिस्थितियां आप लोगों को मिलती हैं। तो बच्चों, पृथ्वी के ऊपर जब जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां हैं तो यहां पर जीवों का विकास क्या हो चुका? संभव हो चुका। और ऐसा अक्सर क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और जल ही क्या है? जीवन है, जिससे हमारे जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। हम बात करें मेरे बच्चों, पृथ्वी के ऊपर जो सजीवों का निवास क्षेत्र है, जहां पर सजीव रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है, जीव मंडल कहा जाता है। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं पर्यावरण नामक शब्द से, एनवायरमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो ये एनवायरमेंट जो शब्द है मेरे बच्चों, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द, ये कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से हुई है। इस शब्द से ये बना है शब्द, और इसका अर्थ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब चारों ओर।
फैला हुआ। तो जहां हम रहते हैं उसके चारों ओर का फैला हुआ वातावरण ही आपका क्या कहलाता है? एनवायरमेंट कहलाता है। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से फैला हुआ। मेरे बच्चों, ये जो एनवायरमेंट हम शब्द पढ़ रहे हैं, इसके लिए अन्य शब्दों को भी यूज किया गया। एनवायरमेंट की जगह कई जगह अन्य शब्दों को भी यूज किया जाता है। एनवायरमेंट शब्द की जगह आपको ध्यान रखना है, कई बार मिलियू, कौन सा शब्द? मिलियू शब्द। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शब्द, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि एनवायरमेंट शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो मिलियू शब्द भी मेरे प्यारे बच्चों यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ हैबिटेट, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम अपने देश भारत के अंदर एनवायरमेंट बोलते हैं, पर्यावरण को, तो ऐसा नहीं है कि धरती के ऊपर हर जगह ही से एनवायरमेंट बोला जाता है। कई जगह इसे मिलियू, कई जगह इसे हैबिटेट भी बोला जाता है। दोनों का अर्थ एक जैसा है। मिलियू जो शब्द है मेरे बच्चों, इसका अर्थ होता है वातावरण। इसका अर्थ क्या होता है? वातावरण होता है। तो एनवायरमेंट का मतलब भी तो क्या होता है? वातावरण ही है, पर्यावरण ही है। ठीक है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसके चारों ओर का जो परिवेश है, चारों ओर का जो वातावरण है, उसी को हमने क्या बोला? एनवायरमेंट बोला। तो कई देश जो है एनवायरमेंट की जगह क्या बोलते हैं? मिलियू बोलते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है मेरे बच्चों प्राकृतिक आवास। क्या होता है? प्राकृतिक आवास। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जिन्होंने भी ये सिलेबस मेरे बच्चों डाला है, जिन किताबों से डाला है, उन किताबों के अंदर ये चीज मेंशन है। जब सिलेबस वहां से डाला है तो क्वेश्चन भी तो वहीं से डालेंगे, क्वेश्चन भी तो वहीं से डालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो नया सब्जेक्ट है ना, आप लोगों को नया नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको उस गोदाम का पता लग चुका है जहां से एचएसएससी ये माल निकालती है। ठीक है, तो उस गोदाम से ही हम माल खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि बाजार में आने के बाद हमें यही ना पता हो कि ये कौन सी फैक्ट्री के अंदर बना है। तो मैं आप लोगों के फैक्ट्री के दर्शन करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने पहले आपको दर्शन करवा भी दिए स्टार्टिंग में कि ये वो गोदाम है, ये वो फैक्ट्री है जहां से आपके ये टॉपिक डाले गए हैं। ठीक है, और उसी गोदाम और उसी फैक्ट्री से लगातार माल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों तक डिलीवर होता रहेगा। और पेपर में जब तुम बैठोगे तो मजा आएगा। तुम्हें ये जो सब्जेक्ट नया लग रहा है, जिससे तुम डरे हुए थे, जो आपने कभी नहीं पहले पढ़ा, वो आपको बिल्कुल हरियाणा जीके जैसा लगेगा। जैसे तुम्हें हरियाणा जीके लगती थी ना आसान, और ऐसे ही आपको ये ईवीएस भी आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोई ज्यादा लेंथी भी नहीं है। 16 से 17 चैप्टर हैं, और 16 से 17 चैप्टर की खास बात मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक तो बहुत सारे मेंशन किए गए हैं। इनमें से क्वेश्चन जो है ना, वो कुछ ही टॉपिक से बनते हैं। जैसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आपका पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, बच्चों इससे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इस टॉपिक को हम समझेंगे तो अगला टॉपिक आसानी से हमारा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। क्योंकि ये जिन किताबों से सिलेबस डाला गया है वो किताबें कभी भी कंपटीशन की किताबें नहीं है। ठीक है, वो कंपटीशन की किताबें है ही नहीं। चलिएगा, नहीं देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर पेपर तक क्या बताया एचएसएससी गोदाम बदल ले, है ना। अब देखिएगा जो सिलेबस मेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो कौन से गोदाम से निकाला गया है वो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब एचएसएससी का भरोसा तो भाई कुछ है नहीं, लेकिन यदि ये जो किताबों से सिलेबस डाला गया है, यदि सिलेबस के अनुरूप वो काम करेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका हर हाल में कवर होगा, बस इतनी गारंटी है। ठीक है, तो एनवायरमेंट शब्द के बारे में हम समझ चुके हैं।
एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। यदि हम बात करें एक बहुत बड़े पारिस्थितिकीविद टांसले की, टांसले का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, लंदन इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए एजी टांसले प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद हुए हैं। एजी टांसले ने जो पर्यावरण की डेफिनेशन दी, जो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला कि पर्यावरण जो है वो प्रभावकारी जितनी भी दशाएं हैं उन दशाओं का संपूर्ण योग है जिसके अंदर जीव रहता है, और जिन दशाओं के अंदर जीव रहता है उन्हीं दशाओं का जो योग है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को पर्यावरण की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। अलग अलग विद्वानों ने जो पर्यावरण की डेफिनेशन अलग अलग दी है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो कथन है ये कौन से वैज्ञानिक का है, किसी व्यक्ति का है। तो पर्यावरण के बारे में अलग अलग विद्वानों द्वारा और आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। क्लास के बाद सेम टू सेम डिट्टो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा, देखेगा, मोबाइल स्क्रीन की तरफ हाथ नहीं चलाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं एजी टांसले की। एजी टांसले प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विद, इकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे पहले जो शब्द दिया था वो एजी टांसले ने ही दिया था। लंदन इंग्लैंड के अंदर मेरे बच्चों ये पैदा हुए, लंदन इंग्लैंड के अंदर ये क्या हुए, पैदा हुए। और इन्होंने जो पर्यावरण की डेफिनेशन दी, पर्यावरण के बारे में जो बताया, इन्होंने बताया कि पर्यावरण जो है वो प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग है। प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, जिसमें जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे चारों ओर का फैला हुआ वातावरण जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, एनवायरमेंट मेरे बच्चों बोलते हैं। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है उसका नाम है एच फिटिंग। कौन सी फिटिंग है ये, एच फिटिंग है। एच फिटिंग के अनुसार यदि हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग कहलाता है। जीवों के पारिस्थितिकी जो फैक्टर हैं, कारक हैं, इन कारकों का जो योग है मेरे बच्चों वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है।
ठीक है। तो एक एजी ट्रांसले को ध्यान रखना है, एक एच फिटिंग को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ सकता है ये वाक्य, ये स्टेटमेंट देके कि ये स्टेटमेंट पर्यावरण के बारे में किसकी है। एक और आपको ध्यान रखना है, साइंटिस्ट डडले स्टाम्प, थोड़े से ये जो व्यक्ति हैं ये अपने माहौल के नहीं है, क्योंकि हम तो हरियाणा जीके पढ़ते थे मेरे भाई। तो हरियाणा जीके के अंदर तो बंसीलाल देवीलाल ऐसे नाम आते थे। अब हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो ईवीएस के अंदर बंसीलाल देवीलाल नहीं, डडले स्टाम्प आएगा। क्या आएगा? डडले स्टाम्प आएगा। और डडले स्टाम्प ने बोला कि पर्यावरण जो है ये एक ऐसा योग है जो जीव के विकास और प्रकृति को, पर्यावरण जो है प्रभाव ऐसा योग जो जीवों और वनस्पति की प्रकृति को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये बोलना है पर्यावरण के बारे में डडले स्टाम्प का, डडले स्टाम्प का। ठीक है। अब जैसा हमारे मेरे बच्चों सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक मेंशन है, उसकी हम शुरुआत करेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। कि बहुविषयक, बहुविषयक का मतलब है कि इस पर्यावरण अध्ययन के अंदर बहुत सारे अन्य और विषय शामिल हैं। ये अकेला एक सब्जेक्ट तो हम पढ़ रहे हैं ईवीएस, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो निर्माण है, ये सब्जेक्ट जो बना है, ये बहुत सारे अन्य सब्जेक्टों से मिलकर बना है। आज हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस सिर्फ मेरे बच्चों जीव विज्ञान या भूगोल की एक शाखा ना रहकर अपने आप में एक दृष्टिकोण हो चुका है, अपने आप में एक दृष्टिकोण बन चुका है। ठीक है। और इसी दृष्टिकोण को बहुविषयक प्रकृति के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है। कहने का मतलब कि ईवीएस से एक सब्जेक्ट के रूप में तो आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर बायो साइंस आप पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ पर्यावरण अध्ययन का क्या होगा? संबंध होगा। आप सोशल साइंस पढ़ेंगे इसके अंदर, तो ईवीएस का जो संबंध है वो सोशल साइंस के साथ भी होगा। ज्योग्राफी की तो ये एक शाखा हम मान ही सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों जो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह जो हम चीजें पढ़ते हैं वो आप ईवीएस के अंदर भी पढ़ोगे। मतलब पर्यावरण जो है वो क्या है? पर्यावरण हमारे आसपास का फैला हुआ वातावरण है, और उसके अंदर जो भी चीजें घटित होंगी वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर घटित होती हो वो सारी की सारी मेरे बच्चों इसी के अंदर ऐड करके हमें पढ़ने को मिलेगी। तो ईवीएस जो है पर्यावरण जो अध्ययन है वो सिर्फ कोई एक विषय नहीं, बल्कि एक से बहुत ज्यादा विषयों की एक क्या है? दृष्टिकोण है। और इसी दृष्टिकोण को यहां पर बोला जा रहा है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति मेरे बच्चों। ठीक है। तो इसके अंदर हम फिजिकल साइंस पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, इसके अंदर हम बायो साइंस पढ़ेंगे, इसके अंदर हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये इतने सारे विषय जब मिलके पर्यावरण के अंदर काम करेंगे तो ये जो आपका सब्जेक्ट होगा ये कोई एक सब्जेक्ट ना होके ये कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा? बहुविषयक सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये है ईवीएस। ठीक है मेरे भाई, ये पर्यावरण अध्ययन है। ये सर्कल जो है ये आपका क्या है? पर्यावरण अध्ययन है। अब इसके अंदर देखिएगा हम कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड करेंगे।
पर्यावरण के अंदर हम बात करें, पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम बात करें तो पर्यावरण के अंदर बहुत सारे घटक होंगे। इन घटकों के अंदर हम सजीव घटक भी लेके चलेंगे, ठीक है, और निर्जीव घटक भी हम लेके चलेंगे, भौतिक घटक भी हम लेके चलेंगे। तो यदि हम बात करें पर्यावरण के भौतिक घटकों की, पर्यावरण के जो भौतिक घटक होंगे वो कौन कौन से होंगे? पर्यावरण के भौतिक घटकों के अंदर जल, वायु, स्थल, इनको अजैविक घटक भी हम बोल सकते हैं। अजैविक घटक भी मेरे बच्चों इनको हम बोल सकते हैं। राम राम भाई, नमस्कार, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। जल है, वायु है, स्थल है, या हम बात करेंगे सौर ऊर्जा है, ठीक है, तापीय ऊर्जा है। ये सारे के सारे आपके भौतिक या अजैविक घटक कहलाते हैं। अब ये पर्यावरण के भौतिक घटक मेरे बच्चों आपको कहां पढ़ने को मिलते हैं? ये पर्यावरण के भौतिक घटक आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में तो पढ़ने को मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको ये कहां पढ़ने को मिलेंगे? इनको पढ़ाने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, जहां इनके बारे में आप पढ़ोगे, उन विषयों के अंदर एक तो आपका रसायन शास्त्र है, वहां पर इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो ईवीएस के अंदर भी हम पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में भी इसे पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ हम बात करें भौतिक शास्त्र के अंदर भी मेरे बच्चों, ये जो आपके भौतिक घटक होंगे पढ़ाए जाएंगे। रसायन शास्त्र के साथ साथ ही आपके भौतिक शास्त्र के अंदर भी क्या है, पढ़ाए जाएंगे। जलवायु विज्ञान के अंदर भी बच्चों ये पढ़ाए जाएंगे। समुद्र विज्ञान के अंदर भी ये पढ़ाए जाएंगे। जियोलॉजी के अंदर भी ये पढ़ाए जाएंगे। जियोलॉजी का मतलब भूविज्ञान। जब पृथ्वी के गर्भ की बात होगी, पृथ्वी के गहराई में क्या क्या भरा है, ये चीजें हमें जाननी है तो जियोलॉजी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों ये जो पर्यावरण के भौतिक घटक हम यहाँ देख रहे हैं, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल, वायु, स्थल, ये आपके इन सब्जेक्ट के अंदर जब पढ़ाए जाएंगे तो पर्यावरण कोई एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि पर्यावरण जो है बाकी अन्य सब्जेक्टों का जो बच्चों कंटेंट है वो भी अपने पास लिए बैठा है। तो पर्यावरण जो है इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी बहुविषयक, मतलब ये कोई एक विषय नहीं है, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे और विषयों का क्या होता चला जाएगा, ज्ञान होता चला जाएगा। और ऐसे नेचर को ही हम बहुविषयक प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो भौतिक घटक हैं। अब हम बात करें पर्यावरण के जैविक घटक। पर्यावरण के घटकों को हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक जैविक घटक होंगे, एक अजैविक घटक होंगे। जैविक घटक का मतलब जिसके अंदर जीवन है, ठीक है, जो सजीव के अंदर शामिल किए जाते हैं। पर्यावरण के सजीव आप बोल सकते हो या जैविक घटक आप बोल सकते हो। जिसके अंदर शामिल होंगे आपके जीव जंतु वगैरह, ठीक है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब वनस्पति वगैरह। तो बच्चों पर्यावरण के जो सजीव या जैविक घटक जो हैं, ये इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर पढ़े जाते हैं? पेड़ पौधों के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? वनस्पति शास्त्र में पढ़ेंगे। पेड़ पौधों के बारे में समस्त ज्ञान हमें वनस्पति शास्त्र में होगा। फिर बहुत सारा ज्ञान हमें ईवीएस के अंदर भी होगा।
जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे तो प्राणी शास्त्र हमें क्या देगा, जानकारी देगा। जब ईवीएस के अंदर हम सजीव या जैविक घटक पढ़ते हैं तो इसके अलावा अन्य और विषय हैं जहां पर हमें इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ईवीएस जो है मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं पर्यावरण जो अध्ययन है वो सिर्फ कोई एक विषय नहीं, बाकी बहुत सारे और विषयों का क्या है मेरे बच्चों, संयोजन है। अन्य विषय भी इसके अंदर शामिल हैं। जैसे हम बात करेंगे प्राणी शास्त्र, जैसे हम बात करेंगे रसायन शास्त्र, जैसे हम बात करेंगे भौतिक शास्त्र, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान, जैसे हम बात करेंगे समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैसे हम बात करेंगे भूविज्ञान, जैसे हम बात करेंगे जनांकिकी। तो इस तरीके से बच्चों इतने विषयों के बारे में जानकारी आपको देगा सिर्फ अकेला एक सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं ईवीएस, और इसी प्रकृति को, इस सब्जेक्ट की ऐसी प्रवृत्ति को मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस कहा जाता है। यहां से कोई क्वेश्चन तो हमारा बनता नहीं, बस समझने के लिए है कि क्यों इसे बहुविषयक प्रकृति का सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों पर्यावरण के बारे में हम बात करें तो बिना पर्यावरण संरक्षण के हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और वो ठोस कदम उठाए भी गए हैं। यदि हम पर्यावरण के बारे में बात करें, पर्यावरण को लंबे समय तक हमें साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए संरक्षण हेतु कदम उठाने पड़ेंगे। और पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता होनी। ठीक है, यदि आपको पेड़ पौधों की वैल्यू ही नहीं पता है तो आप पेड़ पौधों को बचा ही नहीं पाओगे। यदि आपको जीव जंतुओं की वैल्यू ही नहीं पता है तो आप जीव जंतुओं के लिए काम ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो उनकी वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, और इसी वैल्यू के पता होने को हम बोलते हैं जागरूकता। क्या बोलते हैं, जागरूकता। तो पर्यावरण के प्रति मेरे बच्चों जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने का काम सबसे पहले करना पड़ेगा। और जितनी जागरूकता पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में बढ़ती चली जाएगी तो पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छा होगा, और पर्यावरण यदि अच्छा रहेगा तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संस्थाओं ने काम करने स्टार्ट किए उसी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे बातें पढ़ना, और यहीं से आपका अच्छे तरीके से ये सब्जेक्ट क्या होगा, शुरू होगा। तो हेडिंग डालिएगा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागृति या जागरूकता फैलाने के लिए चलाए गए कार्यक्रम। चलाए गए कार्यक्रम और स्थापित संगठन। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, और लोगों के अंदर पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए।
सबसे पहला जो कार्यक्रम हुआ, पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सबसे पहला कार्यक्रम है मेरे प्यारे बच्चों जागरूकता हेतु, वो कब किया गया था? पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण संरक्षण रहेगा तो पृथ्वी बच पाएगी। और पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 22 अप्रैल 1970 को हुआ था। यह सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों कहां हुआ था? अमेरिका के अंदर हुआ था। तो ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका यहां से क्वेश्चन जो है बनते चले जाएंगे। पृथ्वी को बचाने के लिए पहला सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने हेतु प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? अमेरिका में। हुआ कब था मेरे बच्चों? 22 अप्रैल 1970। बाईस अप्रैल 1970 को, ठीक है। इस सम्मेलन के बारे में हम बात करें तो इस सम्मेलन के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुंचाना। उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। और 22 अप्रैल का जो दिन है, इसी कारण हम बोलते हैं मेरे बच्चों पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो हर साल कौन से दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों वो 22 अप्रैल के दिन, अर्थ डे, ठीक है। तो वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। क्योंकि 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी को बचाने के लिए पहला सम्मेलन हुआ, तो यही दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाना निर्धारित किया गया। पृथ्वी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले की किसने थी? पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो एक अमेरिकी को जाता है बच्चों। और उस अमेरिकी के नाम के बारे में हम बात करें, उसका नाम है गायलोर्ड नेल्सन। रहने वाला कहां का था? यूएसए का ही रहने वाला था, अमेरिका का ही ये रहने वाला था, ठीक है। पहला जो पृथ्वी दिवस है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहला जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को, यह मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर केंद्रित था? तो पहला पृथ्वी दिवस अमेरिका पर केंद्रित था, मतलब अमेरिका में ही मनाया गया था बच्चों, सभी जगह नहीं मनाया गया था। तो ये सभी जगह कब मनाया जाना शुरू हुआ, मतलब इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब लाया गया? 1990 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी दिवस की शुरुआत बच्चों कौन से साल से हुई? 1990 से हुई है, 1990, 1990 से। उसके बाद पूरे विश्व में ही 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये मेरे बच्चों किया गया पहला सम्मेलन था विश्व के अंदर, जो 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका के अंदर किया गया था। अमेरिका के ऊपर ही ये पहला जो दिवस है वो केंद्रित था।
यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फटाफट कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1970 को। पहला पृथ्वी दिवस जो है मेरे बच्चों, इसको मनाने की शुरुआत किसने की थी? गायलॉर्ड नेल्सन ने की थी। पहला पृथ्वी दिवस कौन से देश पर केंद्रित था? अमेरिका पर केंद्रित था। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कब से मनाया जाना स्टार्ट किया गया? 1990 से स्टार्ट किया गया। एक बार फटाफट बताइएगा सारे के सारे बच्चे जितने जुड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ और हम कार्यक्रमों को पढ़ेंगे जो आपके पहले इस टॉपिक का क्या है? हिस्सा है। तो जो पहले टॉपिक का नाम है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, उसी टॉपिक के अंतर्गत आपके ये सारे के सारे सम्मेलन है, कार्यक्रम है, संगठन है, ये बातें हैं जो आपके सिलेबस में खास तौर पे मेंशन की गई हैं। बिल्कुल रिपोर्ट ओके आनी चाहिए भाई, ठीक है। और यहाँ जहां भी आपको लगे कि रिपोर्ट ओके नहीं है, आप लोगों को ईमानदारी से बता देना है, फिर और एफर्ट करेंगे, फिर उस चीज को और आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब रिपोर्ट ओके आनी चाहिए बस हर हाल में, तभी तो फाइनल जो रिपोर्ट आएगी ना रिजल्ट वाली, वो ओके आएगी अपनी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बाकर। सर समझ में तो आ रहा है, बस समझना ही है, और तो क्या करना है, ठीक है। समझने का ही काम है भाई, समझ में ही आना चाहिए, और क्या करना है तुम लोगों को। चलेगा, आगे हम बात करेंगे। फिर मेरे बच्चों दूसरा जो कार्यक्रम हुआ पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो हुआ विश्व पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण सम्मेलन, यह भी पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया एक सम्मेलन था मेरे बच्चों। यह सम्मेलन स्टॉकहोम के अंदर हुआ था। इस सम्मेलन की यदि हम शुरुआत की बात करें तो ये 5 से 16 जून 1972 तक सम्मेलन चला था। 5 से 16 जून। तो 5 जून जो है वो आप किस दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों? वो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है। और वो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपका दूसरा सम्मेलन हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें, विश्व पर्यावरण सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है, वो 5 जून से ही शुरू हुआ था और 16 जून 1972 तक ये चला था। ये सम्मेलन हुआ कहाँ था? ये स्टॉकहोम के अंदर हुआ था। और स्टॉकहोम आप सभी को पता होगा स्वीडन के अंदर है बच्चों, जहां पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। स्टॉकहोम तो आप लोगों ने काफी बार सुन रखा होगा, ठीक है। तो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर शुरुआत हुई 5 जून से और ये 16 जून तक चला था मेरे बच्चों। इसकी जो थीम रही थी, ये जो सम्मेलन हुआ, इसकी जो थीम थी वो थी मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन मेरे बच्चों, इसकी क्या थी? थीम थी। तो थीम पेपर में पूछी जाएगी। हर साल ये सम्मेलन होता है,
तो बच्चों जो पहला सम्मेलन था उसकी थीम तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सम्मेलन किए जाने के पीछे उद्देश्य क्या था? पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। पर्यावरण के मुद्दों पर लोगों में जागरूकता फैलाना। इसका क्या है मेरे बच्चों? मुख्य उद्देश्य रहा था पर्यावरण सम्मेलन का। इसीलिए पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये तो वैसे भी पेपरों में पूछ लिया जाता है आपसे। पर्यावरण दिवस 5 जून को, 5 जून को। और ये जो 5 जून 1972 से मेरे बच्चों लोगों के अंदर पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सम्मेलन हुआ, इसे आधुनिक काल के अंदर पर्यावरण चेतना का आरंभ भी माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके पूछ लेगा कि आधुनिक काल में पर्यावरण चेतना का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पर्यावरण चेतना का प्रारंभ कब से माना जाएगा? पर्यावरण चेतना का जो प्रारंभ है मेरे बच्चों वो माना जाएगा 5 जून 1972 से। लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का पहला सम्मेलन है ये, ठीक है। इससे पहला जो हमने पृथ्वी दिवस की बात करी वो पर्यावरण संरक्षण के लिए थी, तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए तो है, साथ के साथ पर्यावरण के जितने भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर लोगों के अंदर बच्चों जागरूकता फैलाना, जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण चेतना का क्या करना, प्रारंभ करना, विकास करना, इस सम्मेलन का क्या था? मुख्य उद्देश्य रहा था, ठीक है। हम बात करें तो भारत के अंदर भी 2 बार ये पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ, एक बार वर्ष 2011 के अंदर और एक बार वर्ष 2018 के अंदर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है भारत में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कितनी बार हुआ है? तो भारत के अंदर विश्व पर्यावरण जो सम्मेलन है वो 2 बार हुआ। दोनों बार नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे, अभी भी फिलहाल हैं, उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ। सॉरी, पहली बार मनमोहन सिंह के और दूसरी बार नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड के दौरान 2011 में मेरे बच्चों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। तो भारत में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ वो 2 बार हुआ है, 2 बार। एक बार हुआ है वर्ष 2011 के अंदर, यह नई दिल्ली के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री इस समय देश के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी। और एक हुआ वर्ष 2018 के अंदर, सरकार बदल चुकी, प्रधानमंत्री बदल चुका, लेकिन जगह नहीं बदली, जगह नई दिल्ली ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बच्चों, बीजेपी की सरकार, ठीक है। तो 2 बार भारत के अंदर ये विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 2011 के अंदर जो दिल्ली में पर्यावरण सम्मेलन हुआ, तो वर्ष 2011 की क्या थीम रही थी? थीम आपको जरूर याद रखनी है बच्चों, ठीक है। वर्ष 2011 की जो थीम रही वो आपको ध्यान रखना है, वन प्रकृति आपकी सेवा में, प्रकृति आपकी सेवा में। ये 2011 के नई दिल्ली के अंदर हुए विश्व पर्यावरण सम्मेलन की थीम रही थी। - 2018 के अंदर जो नई दिल्ली के अंदर सम्मेलन हुआ, जो भारत के अंदर दूसरा पर्यावरण सम्मेलन था, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही बीट प्लास्टिक पोल्यूशन।
बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को मारो, हिंदी के अंदर ऐसे बोल सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को मारो। हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब 2023 के अंदर तो 5 जून आया नहीं है, 2022 के अंदर 5 जून को मेरे बच्चों सम्मेलन हुआ, और यह सम्मेलन हुआ आपका स्वीडन के अंदर। तो 5 जून 2022 ये सम्मेलन आपको ध्यान रखना है कहां हुआ, स्वीडन के अंदर। और इसकी थीम पक्की पेपर में आपसे पूछी जाएगी, इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो ओनली वन अर्थ मेरे बच्चों इसकी क्या रही, थीम रही। तो आज के लिए हम इतना सा ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल की क्लास में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। बहुत सारे और संगठन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। संगठन के साथ साथ मेरे बच्चों पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत के अंदर जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, उन लोगों ने अपने नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए। तो उन लोगों के बारे में, उन लोगों के द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चाहे चिपको आंदोलन की हम बात करें तो एक चिपको आंदोलन मेरे बच्चों आपका उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। एक चमोली जैसा कार्यक्रम, एक चमोली जैसा आंदोलन इससे कई साल पहले मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर अमृता देवी नाम की एक महिला जो बिश्नोई समाज से आती थी, सरनेम उसका बेनीवाल था, उसके द्वारा भी शुरू किया गया था। जब वो पेड़ों से चिपक गई थी और वहां के राजा ने मेरे बच्चों उनके ऊपर कोई दया दृष्टि ना दिखाते हुए पेड़ों के साथ ही उनको कटवाने का काम कर दिया था। तो उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाता है। तो ये जितने भी आंदोलन पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए चलाए गए होंगे भारत के अंदर, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस पहले टॉपिक के अंतर्गत यही बातें आती हैं। तो जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, हम टॉपिक से हटके काम नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, ठीक है। और समय कम होते हुए यदि हमें मंजिल जल्दी हासिल प्राप्त करनी है तो ट्रैक आपका सही होना चाहिए, और हम उसी ट्रैक के ऊपर चलेंगे जो एचएसएससी ने हमें दिया है कि हम ये सिलेबस दे रहे हैं, इस सिलेबस से ये टॉपिक दे रहे हैं, इन टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन टॉपिक्स की पहचान हो चुकी है, वो टॉपिक्स कौन सी किताबों से आएंगे वो भी मेरे प्यारे बच्चों मैंने किताबें मंगवा ली हैं, ठीक है। और काफी दूर से वो किताबें मंगवाई हैं आप लोगों के लिए, और इसीलिए ये समय लगा, इसीलिए इतनी देर से मैंने ये ईवीएस की क्लास स्टार्ट की है, क्योंकि एक बार मैं ये सारा का सारा एचएसएससी का सिलेबस समझना चाह रहा था कि ये जो टॉपिक डाले गए हैं ये डाले कहां से गए हैं। अब सीधी बात है, कोई ना कोई तो बुक होगी जिससे ये डाले जाते हैं, तो उन्हीं बुक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और ये बुक आज बिल्कुल मेरी टेबल के ऊपर है, 3 से 4 बुक हैं जहां पर ये टॉपिक आपके मेंशन है, 17 से 18 टॉपिक। और 17 से 18 टॉपिक में जो जो बातें दी गई होंगी सेम टू सेम डिट्टो हम बोर्ड के ऊपर छापते चलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास के बाद आपको क्लास के सीक्वेंस साइज, जैसे आपका सीरियल नंबर है क्लास का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे ही आपको नोट्स के ऊपर आपको इन क्लासेस का नंबर सीक्वेंस में मिल जाएगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। भाई नोट्स नहीं बनाने हैं, सीईटी पेपर में भी आई थी थीम, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत करना। और आज मैंने जो स्टार्टिंग में पेज लगा के आपको दिखाया था वो आपका हौसला बढ़ाने के लिए कि आप लोग अंधेरे में नहीं हो। आपको ये जरूर इस बात का पता होना चाहिए कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम अंधेरे में रह के ना तैयारी करें। हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीजें कहाँ से डाली जा रही हैं, सही डायरेक्शन में हम तैयारी करें तो कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है तभी तो मेरे बच्चों नौकरी आती हुई हमें नजर आती है, ठीक है। और जब नोट्स बना लोगे तो और अच्छी बात है भाई, नहीं बनाओगे तो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। और बाकी बच्चों तक भी आप ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा जिन बच्चों ने बैच में एनरोल करना है। संडे तक रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद इस बैच के रजिस्ट्रेशन मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि फिर तो आपका पेपर का टाइम ही नजदीक आ जाएगा, फिर बैच लेने का कोई फायदा भी नहीं होगा।